नित नवा रंग छत्तीसगढ़ के महानदी का धार, लोक रंगे है मड़वा सुखड़, नित नित मानो तिहार। जय जो। आप सबके लिए थिंक एस एकेडमी एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है, जो छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, भाषा बोली, उनके आचार विचार, आदान प्रदान, उन सारी अनछुए पहलुओं को आप तक यथार्थ रूप से पहुंचाने जा रहे हैं। जहां रामानुजगंज से लेकर कोंटा तक और आपके राजनांदगांव से लेकर गरियाबंद के शिशुपाल श्रेणी तक निवासरत प्रत्येक छत्तीसगढ़ियों की वो भावनाओं को, उनके आचार विचार को और उनके खान पान के साथ साथ कला और संस्कृति को, जिन्होंने लाखों हजारों साल से सहेज कर रखी है, उन्हें आप तक पहुंचाने का एक नया मुहिम शुरू हो चुका है थिंक एस एकेडमी के द्वारा, और वो नाम होगा द थिंक आईएएस एक्सप्रेस। इस पूरे घटनाक्रम में, सीरीज में, ना इधर की बात होगी, ना उधर की बात, और ना ही मन की बात, सिर्फ होगी ज्ञान और काम की बात। ये वही ज्ञान और काम है जो इस पगडंडियों से निकलकर निमोरा और चंदखुरी के मार्ग तक, उसके द्वार तक पहुंचाने का काम करे। तो तैयार हो जाए इस नई मुहिम में, एक नई शुरुआत में थिंक एस एकेडमी के साथ, जो प्रत्येक दिन बच्चों के लिए कुछ न कुछ नया करने जाने का प्रयास कर रही है, और लगातार बच्चों का खूब प्यार हमें मिल रहा है। ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को, उनके परिणाम को, उनकी उत्पत्ति को और उनके विभिन्न तथ्यों को आज सहज कर देखने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक होगा सदैव की तरह, जो छत्तीसगढ़ का हृदय है, इसे बस्तर कहते हैं, उस बस्तर की आदिम परंपराओं से। अब पहले पॉइंट पर आते हैं भद्रानाट में, कि आखिर भद्रानाट बस्तर के शैव शाक्ति महिमा के बीच सरस्वती वंदना की जो रहस्य है, वो रहस्य आखिर है क्या? ये उड़िया नाट का ही प्रभाव है कि उड़िया नाट का ही अपने आप में परिवर्तन है। ये भद्रा नाट जो है बेसिकली अपने किन उद्देश्यों के साथ बस्तर के आदिवासी थिएटर कहला रही है, इन सारे छोटे छोटे मुद्दों पर आज बात करते हैं भद्रा जनजाति की। तो भद्रा जनजाति भद्र नामक जो मूल जाति है वहां से आई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजा पुरुषोत्तम देव के काल से 1409 के आसपास, तो कुछ मानते हैं कि 1323 में राजा नंददेव के साथ ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए। खैर, इतिहासकारों की बात तो अपनी जगह सदैव ही पक्ष और विपक्ष के रूप में हो सकती है, परंतु वहां की जो भद्र जाति है, जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ आती है, जो भद्रा थे, वही भद्रा, जब हम भद्रा नहीं बोल पाए तो भद्रा के रूप में परिवर्तित हुई, जो बस्तर में कश्यप और पुजारी के रूप में जाने जाते। ये जनजाति अपने आप में सामाजिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च जनजाति का तबका लेकर बैठी। आर्थिक सामाजिक स्थिति काफी उच्च हो चुकी है, और उसी उच्चता के बीच अपनी मूल, अपनी परंपराओं को आज भर सहज कर चल रही है, वही हमारी भद्रा। ये कहानी स्टार्ट होती है भद्रानाट की उड़िया नाट से। वही उड़िया नाट जो उड़ीसा के लोक कला, लोक संस्कृति में सब सर्वोच्च स्थान रखता है। जब वहां के उड़िया प्रांत के जो लोग छत्तीसगढ़ आए, तब उन्होंने उड़िया भाषा को परिवर्तित करते हुए हल्बी परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में अपने आप को परिवर्तित किया, और उसी उड़िया नाट के नए आयाम का नाम भद्रानाट बना। वस्तुतः भद्रा जनजाति के द्वारा यह संचालित किया जाता था, तो इसलिए इसका नाम भद्रानाट के रूप में परिवर्तित किया गया। अब बात करते हैं कि आखिर कब, किस वर्ष में, किस समय आखिर भद्रानाट का उद्गम छत्तीसगढ़ में, और क्यों आखिर से आदिवासी थिएटर की संज्ञा दी गई। तो आप याद रखें, जब राजा दिक्पाल देव थे, वो समय था 1703 के आसपास, तब नवरंगपुर पर उन्होंने विजय प्राप्त की, और कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि नवरंगपुर की जीत में भद्रा जनजातियों का एक विशेष योगदान इस तरीके से था कि सैन्य ताकतों में भद्रा जनजातियों ने बड़ा बेहतर तरीके से सहयोग किया था राजा दिक्पाल देव। तो शायद दिक्पाल देव ने बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में आकर उसी उड़िया नाट का एक नया स्वरूप छत्तीसगढ़ में लाया, जिसे भद्रानाट का। वही बात करें राजा रक्षपाल देव की, तो रक्षपाल देव के काल में अगर हम बात करें, ये बात थी 1760 के आसपास।
तब उन्होंने जब अपने पुत्र दलपत देव, वही दलपत देव जिन्होंने याद रखिए दलपत सागर बनाया, गंगा मुंडा तालाब का निर्माण किया, मराठा का आगमन करवाया और जगदलपुर की शहर की नींव रखी, जिसे राजधानी का तबका भी दिया। तो वही दलपत देव के पिता रक्षपाल देव ने भद्रनाट छत्तीसगढ़ के वस्त्रांचल में एक लोक कला आदिवासी थिएटर का स्थान दिया। तो इतिहास के पन्नों में जाकर देखें तो भद्रनाट का काल जो है लगभग 300 वर्षों से के आसपास दिखता है, परंतु इसके और भी पुरातन इतिहास पर जाए तो ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। ये दंत किंवदंतियों पर आधारित है जो हमारे इतिहास में, हमारे वर्तमान में हजारों सालों से चलती आ रही, जो एक मुख से दूसरे मुख सुनते हुए दंत किंवदंतियों के आधार पर जुड़ती है। जब बात करें भद्रनाट की, तो भद्रनाट अपने आप में काफी खर्चीला एक नृत्य नाट्य है, जहां 25 से 40 कलाकारों का एक समूह होता है, जहां पर जयपुर, नवरंगपुर, कोरापुट जैसी जगहों से उनके अलग अलग वस्त्र और श्रृंगार आते हैं। हर एक कैरेक्टर का अपना एक, हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर होगा, एक अलग अपनी रोल होंगे, अपने अलग एक वेशभूषा होंगी, अपना एक अलग उनका वर्चस्व होगा। खासकर बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इनके लिए नाटगुरु का आगमन करवाया जाता है। ये नाटगुरु याद रखेंगे उड़ीसा के तट से आते हैं, जो भद्री और आपके उड़िया के परिप्रेक्ष्य में जो लोग रहते हैं, खासकर कोरापुट के क्षेत्र के लोग हो गए, जयपुर के क्षेत्र या नवरंगपुर के क्षेत्र के लोग, जो उड़ीसा का भाग है आज, वहां से जब ये लोग आते हैं। हालांकि ये भी मैं बता दूं कि नाट गुरु के लिए भतरा का होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि नाट पालेया और नाट जो कुर्था है उनके लिए भतरा जनजाति का होना अनिवार्य है, चाहे वो पालेया हो चाहे दुआरी, परंतु नाट गुरु के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं दी गई है, क्योंकि गुरु का स्थान सर्वोच्च रखा गया है और गुरु को कभी किसी जाति बंधन में बांधना हमारे इतिहास में शोभा नहीं देता। और इसी के तहत जब ये परंपराएं जब शुरू होती है, हालांकि इस परंपराओं का जो शून्यकाल होता है वह जब फसलें लगी होती हैं तब इसे इसका प्रयोग नहीं किया जाता। फसलें कट जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है मेरे ग्रामीण अंचल के आदिवासी और मेरे छत्तीसगढ़िया अपनी संस्कृति को सहेजने का काम करते हैं। ये उन सारी उदात्त मानसिकताओं से कोसों दूर है, वो आज भी अपनी आडंबरवादी ना कहे जाने वाली प्रकृतिवाद पर आज आधारित है। और जब फसलें कट जाती हैं तब अपने मनोरंजन के अनुसार, अपने वजूद के अनुसार, अपने वर्चस्व के अनुसार वह 35 से 40 लोगों का समूह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके एक बड़े से मंच का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेड़ा का नाम भी दिया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब वस्त्रांचल में एक बड़े मंच का प्रयोग किया जाएगा तो आप बेड़ा का प्रयोग कीजिएगा, और कभी बेड़ा पूछे तो समझा देना कि ये मंच सांस्कृतिक कला रंगमंच का नाम ही बेड़ा है। बीच में कहीं कहीं पर मेमोरी पिडल भी लगा देंगे, जैसे मृतक स्तंभ कहते हैं, और बड़े से एक मंच बनाकर 35 से 40 कलाकार अपनी तैयारी के साथ पूरे उतरने वाले। सर्वप्रथम जो गांव का मुखिया होता है, जिसे हम लोग कई जगह पर मांझी कहते हैं, कई जगह पर पटेल कहते हैं, कई जगह पर आको बाबा का प्रयोग करते हैं और कई जगह पर दादी का प्रयोग, जिसे बड़ा भाई भी मानते हैं, वो सब पहुंचेंगे। गांव की सभी छोटी बड़ी महिलाएं पहुंचेंगी, बालक बच्चे बूढ़े सब एक जगह पर एकत्र हो चुके हैं, और एकत्र होने के बाद सब तैयारी करने की मुहिम में है कि कैसे गणेश वंदना का प्रारंभ हो और सरस्वती वंदना हो, बलि की परंपरा हो और भद्रनाट का आगमन। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर एक काले कंबल को ओढ़ के आता है, जो जानवर का प्रतिरूप होता है। उस एक तरफ वो खड़ा हुआ है और एक तरफ नाटगुरु, पालेया, दुआरी जिसे विदूषक कहते हैं, नाटकुर्था, नाटगुरु, ये सब के सब आ चुके। और आने के बाद सबसे पहले वंदना की जाती है सरस्वती वंदना की। ये बड़ी रोचक तथ्य है कि बस्तर के अंचल में कभी सरस्वती वंदना का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, परंतु पहली बार आपने देख रहे होंगे कि गणेश वंदना और सरस्वती पूजन के साथ किसी लोक नाट्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं, और लोक नाट्य भद्रनाट्य। आप समझिएगा कि इस मंच के बिल्कुल एज में किनारे माता सरस्वती और गणेश की पूजा कर दी गई। यह सिंबल हो चुका है कि भद्रनाट्य का आगाज हो चुका है। एक व्यक्ति जो याद रखेंगे अपने साथ कंबल ओढ़ के आया हुआ है, जो किसी पशु का प्रतिरूप बन के आया हुआ है, और एक व्यक्ति जिसे हम नाटगुरु कहते हैं, जिसे गुरु की संज्ञा दी गई है, और कुछ आपके
जो कर्नाट कुर्था के जो दल है उसके कुछ सदस्य, जब इस दोनों के बीच में आपस में व्यंग हो, आपस में लड़ाइयां होंगी, ये लड़ाइयां सिर्फ सांकेतिक होंगी, कोई आपस में लड़ाइयां नहीं है जो आप किसी रोड में देखते हैं। और जब ये हो जाने के बाद नाटगुरु की जीत होगी और उस जानवर की हार, और सांकेतात्मक रूप से उसकी बलि दी जाती है। बलि उस व्यक्ति की नहीं देना है, अदरवाइज दूसरे बार होगा नहीं भतरा नाट, ठीक है, ये सांकेतिक है। अब इसके बीच में हम अलग अलग ग्रुप बांटेंगे। जो 25 से 40 जो हमने आपको समूह बताए, उन 25 से 40 समूह को हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, नाट पार्थी। इस नाट पार्थी का मतलब समझना, ये पार्टी है बेसिकली। हालांकि टा का प्रयोग नहीं करते हम लोग, तो था का प्रयोग कर देते हैं, तो कई जगह पर नाट पार्थी का भी प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। नाट पार्थी, नाट पार्थी का मतलब है वो समूह है जो आज आपको व्यंग और आपके हास्य का प्रतिरूप देने वाली है। वो याद रखेंगे वनमाली श्री कृष्ण के, वो सदाशिव के उन कहानियों को सृजित करने वाला है। वो याद रखेंगे वहां की स्थानीय भाषा बोली कि में उद्गमित जो नए अलग अलग याद रखेंगे रीतियां कुरीतियां है, उन्हें आपके सामने लाने वाली, जैसा छत्तीसगढ़ के गम्मत और नाचा में समझते खूब है, परंतु याद रखेंगे वो परी जो कर जब आपको कोई मैसेज देके चले जाते हैं तो याद रखेंगे वो मन में चुभ जाता है कि समाज उसी समाज में जी रहा हूं जिस समाज का प्रतिरूप मुझे आज दिखाया गया। शायद भतरा नाट भी कुछ ऐसा ही है। और मैं हमेशा कहता हूं छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य एक संदेश वाहक, एक थिएटर है, एक नाट्य है, ना कोई मनोरंजनार्थ। और मनोरंजन के बीच में जब संकेत आ जाए और संदेश आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। एक और ग्रुप में अगर हम देखें तो हम बात करें कलाकारों को, हम कहते हैं नाट कुर्था। ठीक, कई कई जगह पर नाट कुरिया या नाट कुर्था का प्रयोग किया गया है, परंतु वास्तविक रूप से हम नाट कुर्था का प्रयोग करते हैं। और गुरु को तो हमेशा सर्वोच्च रखा गया है, जैसे नाट गुरु कहें। दो कैरेक्टर बड़े जबरदस्त होते हैं हमारे, एक का नाम है दुआरी और एक का नाम है पालिया। पालिया याद रखेंगे कि कोई भी जगह पर, याद रखिए कहीं पर भी हो, अगर आपने याद रखेंगे मनोरंजन के लिए कोई ऐसे कैरेक्टर नहीं लाए जो आपको बांध के रखे, ठीक, तो उस कला का कोई मजा नहीं। आप कोई भी मूवी बताइए जिसमें कोई कॉमेडियन ना हो, आप साउथ की कोई मूवी देखिए, आप नॉर्थ की कोई मूवी देखिए, जहां कुछ ना कुछ तो कॉमेडी होगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि मनोरंजनार्थ ही वास्तविक स्वरूप है लोकनाट्य, और उसके बीच में संदेश देना ही क्या है आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो याद रखेंगे दो कैरेक्टर यहां पर होंगे। एक होंगे हमारे गायक वंदन, जिसे हम लोग गायक समूह कहते हैं, जिसे हम पालेया का नाम देते हैं। और एक होती है या होता है बेसिकली पुरुष वर्ग ही होंगे, इसमें महिला वर्ग का कोई योगदान नहीं है, याद रखिएगा। और नहीं कोई याद रखेंगे उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, एक कैरेक्टर जो निगेटिव कैरेक्टर होता है जिसे हम लोग विदूषक कहते हैं, और विदूषक को स्थानीय भाषा में दुआरी का नाम दिया। आप समझिए एक मंच तैयार हो चुका है, बगल में याद रखेंगे सरस्वती वंदना हो गई, गणेश पूजा हो गई, आपके पशु बलि की परंपराएं भी हो गई है। आप सबके अपने अपने कैरेक्टर है। वो विदूषक याद रखेंगे किसी व्यक्ति को परेशान करेगा, वो व्यक्ति याद रखेंगे किसी भी चीजों से प्रताड़ित हो सकता है, वो उनकी कहानियां है। वो वनमाली श्री सदाशिव की कहानियां है, वो श्री कृष्ण की कहानियां हैं, वो कहानियां वहां के स्थानीय भद्र जनजातियों की कहानियां हैं। वो कहानी हो सकती है विष्णु की कहानियां हो सकती है, वो उड़िया नाट की कहानियां हो सकती है, या वो संबलपुर की कहानियां हो सकती है। वो कहानियां कुछ भी हो सकती, बस कहानियों में भावार्थ, एक संदेश। अब इसी के बीच में याद रखेंगे अगर हम बात करें, ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो भतरा नाट है, उस भतरा नाट के महत्वपूर्ण अगर नए नाटक में देखें तो दो नाम हमें हमेशा हमारे दिमाग में आने चाहिए जो आजकल लगातार चल रहे हैं। एक का नाम मुंद्रा मांझी है और एक का नाम तिरी राजा है। ये एक प्रश्न जरूर आएंगे आपके सामने कि नए नाट्य में मुंद्रा मांझी और तिरी राजा ये दोनों आखिर किस नाट्य से संबंधित है। तो नाट्य का नाम है भतरा। ये सारे पॉइंट मैं इसलिए पीछे लिखा हूं क्योंकि मेरे क्लास होने के बाद आप कम से कम उन पॉइंट्स को बार बार देखकर याद करते हैं, और अल्टीमेटली जब कभी पूछा जाए तो आप एक क्लिक में बता दें कि सर ने ऐसा बताया था। तो मेरा यहां आना और द थिंक एस एक्सप्रेस को आप तक पहुंचाना सार्थक। इसके अंतर्गत में और देखें थोड़ा सा हम बात, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ध्यान सुनिए, जब एक कोई कहानी लेते हैं हम, जैसे सुकमा में एक घटना हुई है कुछ दिनों पहले कि एक नाबालिग छोटी सी बालिका का किसी ने याद रखेंगे रेप किया, बलात्कार किया। हम किस ओर जा रहे हैं
ये वही समाज है जहां पर नारी सत्ता और नारी समाज का सर्वोच्च सम्मान होता था। वो मेरा बस्तर था, वो सुकमा था, जहां पर आज भी सेक्स रेशियो पूरे भारत में सर्वाधिक दिखता है। वो आदिवासी अंचल है जहां पर कोई दहेज, कोई बलात्कार, कोई मारपीट जैसी घटनाएं नहीं होती, जहां पर महिला और पुरुष के स्थान सर्वोच्च और समान होते। परंतु पर संस्कृतिवाद और नवाचार ने उन्हें उस कलंक की ओर धकेल दिया है जो कलंक कभी बस्तर लेके चलता नहीं। और शायद इन्हीं कहानियों को जब आप तक पहुंचाया जाएगा एक व्यंग के माध्यम से, एक उद्देश्य के माध्यम से, तो वही भद्रनाट, ये वही आपके यहाँ की गम्मत है, आपके यहाँ की नाचा है, जो दिखने में बड़ा सामान्य और सौम्य दिखता है, परंतु सौम्यता के बीच में एक ऐसी बात कह जाता है जो आपको चुभती है, जो टसती है और सोचने पर मजबूर करती है कि समाज का दिशा और दशा किस ओर जा रहा है। भद्रनाट में पूरी कहानियां पौराणिक है। आज भद्रनाट ने अपना स्वरूप जरूर बदला है, परंतु स्वरूप के बीच में उन्होंने नवाचारों को तो लाया है, पर नवाचारों में समाज की उन छोटी छोटी बातों को लाया है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे हमने थिंक एज एक्सप्रेस को जो लाने का उद्देश्य लाया है, वो हमने हर एक छोटी छोटी जगह पर आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वैसे ही भद्रनाट अब नए नए चीजों को अपने साथ लाते जा रही है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि आवश्यकताएं ही आविष्कार की जननी है। जब जब मुझे आवश्यकताएं होंगी मैं आविष्कार करूं। मुझे लग रहा था काफी दिनों से कि बस बच्चे लोक कला, संस्कृति और बस्तर को खासकर फैक्चुअल पढ़कर और ऊपरी ज्ञान लेकर पूरी की पूरी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के समाज, छत्तीसगढ़ के इतिहास को रौंद कर रखते हैं। तो मुझे कई दिनों से कई अलग अलग बच्चों से मेरे फीडबैक आते हैं। सर लगभग आज सभी कोचिंग के बच्चे हमसे जुड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उन बच्चों के जब आते हैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर, खासकर मन में बड़ी वेदना होती है कि क्यों आखिर ऐसे फैक्चुअल चीजें पढ़कर ये पीएससी के अधिकारी बनेंगे, और बन भी गए तो वो वैसे अपने आप को सर्वोच्च स्थापित नहीं कर पाएंगे जैसे वो बच्चा जिस सोच के साथ पहुंचना चाहता है। तो ये सीरीज का नाम ही यही है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मैं फिर कहता हूं, न इधर की बात, न उधर की बात, न किसी की मन की बात। जरूरत ही नहीं किसी की मन की बात जानने की। माजरा है वो है ज्ञान की बात और वो है काम की। क्योंकि भद्रनाथ जब 15 नंबर पूछे तो कोई इधर उधर की बात याद नहीं आएगी, यही याद आएगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। आप समझना, जब इसको हम क्षेत्र के रूप में देखें तो हमेशा कहता हूं कि चकरकोट के क्षेत्र से उदित हुई है, और आज कोंडागांव से लेकर बड़े डोंगर के अंतर्गत में बस्तर के अंतर्गत के बकावन या चकरकोट, जगदलपुर, इवन दो अगर भोंगापाल की बात करें, ये सब छोटे छोटे एरिया में आप पहुंच चुके हैं। जहां भद्र जनजातियों का विस्तार है वहां ये आज दिखता है। दूसरी बात कहें इसमें प्रभाव किसका दिखता है, तो प्रभाव मैं हमेशा कहता हूं कि उड़िया नाट का प्रभाव। अब उड़िया नाट का प्रभाव है, क्षेत्र हल्बी भद्री का था तो इसीलिए याद रखेंगे वो उड़िया नाट बदलकर हल्बी भद्री परिप्रेक्ष्य में अपने आप को पौराणिक गाथाओं के रूप में परिवर्तित किया, और वही नाम बन गया क्या आपका भद्रा नाट। नाम भद्रा था तो कई जगह पर इसे भद्री नाट भी कहते। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, ठीक, तो इसमें नाट लेखक अब तक के कौन कौन हुए हैं, तो नाट लेखक में मैं 3 नाम हमेशा कहता हूं, बलराम दास, सदाशिव जी और आपके वनमाली श्री कृष्णदास। ये 3 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने याद रखेंगे भद्रनाट के जो सर्वोच्चता है, उनकी वजुता है, उसको जीवंत किया और मेरे आदिवासियों तक, मेरे लोगों तक, मेरे छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों तक इसे पहुंचाने का काम। वही हम बात करें इतिहास की, तो मैंने आपको इतिहास बताया भी था कि दिग्पाल देव ने याद रखेंगे जब 1703 में नौरंगपुर को जीता इन भद्रा जनजातियों के माध्यम से, तब उन्हें एक बात समझ आई कि क्यों ना चलिए छत्तीसगढ़ में भद्राओं के लिए कुछ किया जाए। तो हमें हमेशा पता है कि मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मेरा जन्म स्थान, मेरी मातृभूमि सर्वोच्च है, हम बाद में। और इसी कला, इसी संस्कृति, इसी प्रेम को बस्तर या बखूबी जानते हैं। और जब बस्तर जाओ तो अपनापन जब दिखेगा, वही अपनापन आपको समझा देगा कि ये बस्तर अपनत्व का गढ़ है। ये कोई लाल गलियारों की बात नहीं है, ये संस्कृति के उस श्वेत गंगा रूपी धारा की बात है, जिस धारा को बस्तर के कुछ हिस्सों में लाल गलियारा के रूप में परिवर्तित होकर भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे बदनाम किया गया। ये वास्तविक बस्तर एक श्वेत गंगा धारा के साथ साथ प्रेम और अपनत्व का एक पर्याय का नाम बस्तर, जिसे समझना होगा आप हमें
नक्सलवाद कोई पहचान नहीं है वहां की संस्कृति पहचान है, वहां का अपनत्व पहचान है, वहां की आदिवासी पहचान है, और वहां का भद्रनाट्य पहचान है, वहां का गौर नित्य पहचान है, वहां का बस्तर दशहरा पहचान है। और इसके अंतर्गत में देखें तो कुछ पॉइंट जो आपको और याद करने हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं पहले पॉइंट की ओर अगर देखें तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें पौराणिक प्रसंग है, अर्थात ये पूरी कहानियां अपने पौराणिक गाथा पर आश्रित है। दूसरी बड़ी बात जो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की बात कही गई है, क्योंकि भरत मुनि का याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अगर उल्लेख देखें तो हमने याद रखेंगे देश का या दुनिया का विश्व का पहला ओपन एयर थिएटर भी देखा है एशिया का, वो हमारे सरगुजा अंचल में था। और उसी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का उल्लेख भी इसी क्षेत्र में किया गया है, जिसे भद्रनाट्य का नाम दिया गया। इसे आदिवासी थिएटर कहते हैं। और दूसरा मैंने कहा अधिकांश नाट जो होते युद्ध स्तर के। मैंने आपको शुरू में यही बताया कि वंदना तो कर लिया, युद्ध की शुरुआत कैसे हुई कि एक तरफ पशु और एक तरफ आदिवासी नाटगुरु और उनके नाट पुरुषा नाट पार्थी आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में शिकार करने की परंपराएं है, आखेट करने की अपनी इच्छाएं हैं, और उन्हीं आखेट और जो शिकार है उसी की वजह से कुछ इतिहासकार और वहां के स्थानीय कलाकार इसे कहीं ना कहीं युद्ध नृत्य भी कह देते हैं, युद्ध नाट्य। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि सर ये आदिवासी थिएटर आखिर हुआ? आदिवासी थिएटर में कहता हूं कि अगर एक पिक्चर में 35 से 40 आपको नए कैरेक्टर दिख जाए, कैरेक्टर मतलब रोल करने वाले कलाकार, और एक रात भर चलने वाला एक प्रोग्राम आपको मिल जाए, और हजारों की सेना में संख्या में जब लोग आपको घेर ले, जब याद रखेंगे इसकी तैयारी 3-4 महीने पहले शुरू हो जाए, कौड़िया, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढोल, मांदर, इन सब अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र और आपके अलग अलग आभूषण जब इसमें आ जाएं, तो उसे देखकर किसी का भी मन ये कह उठेगा कि वास्तविक में कोई सामान्य नाट्य नहीं है, यह आदिवासी थिएटर ही हो सकता है, जिसकी तैयारियां इतनी शुरू से होती आई है, और इन्हीं तैयारियों का नाम है भद्रनाट्य। मुझे उम्मीद है आपने भद्रनाट्य को एक नई दिशा के साथ पढ़ा होगा, समझा होगा और सोचा होगा। परंतु एक पॉइंट हमेशा इसमें हमेशा रोज की तरह जोड़ूंगा, वो है मेंस का आंसर। आखिर मेंस के आंसर में भद्रनाट्य किस तरीके से हम लिखेंगे? तो देखिए, भद्रनाट्य जब शुरुआत करोगे कैसे लिखना है, मान लीजिए 8 नंबर में आता है, तो इसको आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं। जब ये 8 नंबर में आए तो इसे कैसे हमको तैयार करना है। चलिए, ये मान लीजिए हम 8 नंबर में से तैयार करते हैं। आपके पास 14 लाइन है, मैं हमेशा कहता हूं पहले लाइन बांट लिया, ठीक। पहला जो पॉइंट होना चाहिए आपके दिमाग में, ध्यान सुनना चीजों को अच्छे से, जो पहले ही मुद्दे पर आपके पॉइंट पे आना चाहिए, वो पहला होना चाहिए आपका पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि हमेशा मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतिहास जो वास्तविकता का हो वो दिखना चाहिए। तो शुरुआत कैसे होगी कि बस्तर के हल्बी भद्री परिप्रेक्ष्य में उड़िया के आधार पर या उड़िया भाषा के आधार पर जो 1703 में राजा दिक्पाल देव के द्वारा जिस नौरंगपुर को जीतने के बाद एक लोरिया नाट का परिवर्तित स्वरूप लाया गया, इसे भद्रनाट्य। ये इतिहास को इस तरीके से लिखना हो। दूसरे पॉइंट पर जब हम जाएंगे पृष्ठभूमि के बाद, तब इसमें याद रखेंगे इसके पूरे मंचन आधार को दिखाएंगे। मंचन आधार कैसे होगा, तो ध्यान सुनो। जो जो अलग अलग कलाकार हुए हमारे, मैंने जैसे नाटगुरु कहा, पालेय कहा, दुआरी कहा, नाटपुरथा कहा, उसके बाद आपको नाट पार्टी कहा, जिसे नाट पार्थी कहते हैं। ये 5 पॉइंट को बताकर एक कहीं कहीं पर याद रखेंगे, आप एक चित्रांकन करेंगे, एक छोटे से मंच का प्रयोग करेंगे, यहां पर ऐसे सिंबॉलिक दिखाएंगे कि सरस्वती पूजा और आपके गणेश पूजा का बंधन हो रहा है। तो जब सेकंड पर अगर आप लिखेंगे, जैसे फैक्चुअल लिखने की कोशिश करेंगे आप, तो पहला लिखेंगे कि इसका प्रारंभ सरस्वती पूजा और आपके गणेश पूजा के माध्यम से किया। दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें कि यह युद्ध प्रधान नृत्य गीत गान के साथ किया जाने वाला लोक आदिवासी थिएटर कहलाता है। तीसरा पॉइंट, इसे 5 अलग अलग पॉइंट मैंने बताया, नाटपुरथा, नाट पार्थी, नाट पालेया, जिसे पालेया कहते हैं, दुआरी कहते हैं, और नाटगुरु। ये 5 के अर्थ को आपको समझाना। इसके अलग अलग आपके जो आभूषण है वो बताने होंगे कि आखिर ये लोग पहनते क्या क्या है। तो कौड़ी का, कलगी का, ठीक, पोलका का, ये सारी चीजों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसका प्रारंभ होने के बाद
ये वास्तविक में किस पर आधारित है। तो मैंने आपको दो नाटक बताए, नए नाटक, और 3 कलाकार बताए जिनके आधार पर हम लोग आपके भद्रनाट्य का प्रयोजन करते हैं। तो ये आपके 3 से 4 लाइन में आनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। और ये मंचन का आधार कम से कम आपके 8 लाइन के आसपास आना चाहिए, या मैक्सिमम ले लीजिए तो 6 लाइन ले लीजिए। तो 9 से 10 लाइन आपके निकल चुके हैं। ये फैक्चुअल होगा, याद रखेंगे, ये थ्योरेटिकल होगा, ये भी याद रखेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है उसको याद रख लीजिएगा, इसके उद्देश्य के साथ, कि आखिर इसका उद्देश्य और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक, जब इसके उद्देश्य को लिखेंगे आप, हालांकि उद्देश्य को पहले भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। जब उद्देश्य लिखेंगे तो उद्देश्य के साथ एक और चीज जोड़ेंगे, वर्तमान स्थिति। और जब वर्तमान स्थिति लिखेंगे तो दोनों को आप थ्योरी में लिखेंगे। तो ये 3-4 लाइन की थ्योरी यहां हो गई, बीच की पृष्ठभूमि 6 से 8 लाइन की आपकी फैक्चुअल हो गई। और इस फैक्चुअल में चित्रांकन करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना चित्रांकन के कोई भी चीज का प्रेजेंटेशन वैसा नहीं आता है जो आप चाहते हैं। और सीजीपीएससी में हमेशा कहता हूं, प्रेजेंटेशन का खेल है, थोड़े से मेहनत और प्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट में आपको उद्देश्य के साथ इसकी वर्तमान स्थिति को लिख दीजिएगा, इनफ हो गया आपका भद्रनाट्य। तो इसमें प्री, मेंस और बस्तर के भद्रनाट्य का जो वास्तविक स्वरूप है, उनका पर्याय है, वो आप तक मिल चुका है। ये सारी बातें आपने देखी भद्रनाट्य को लेकर, उनके छुए अनछुए पहलुओं को जब आपने पढ़ा। मगर कितनी भी बातें हो जाए, कुछ ना कुछ तो डाउट आना चाहिए, और आता ही, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे डाउट उतना आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो आप इसमें कोई भी डाउट आने पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखिए, मेरी टीम सजगता के साथ उसे आपका रिप्लाई करेगी। और दूसरी बात, शुरू के 5 जो कमेंट होंगे, मैं अगले वीडियो पर सबसे पहले उन 5 कमेंट पर चर्चा करूंगा, फिर नए टॉपिक की शुरुआत। तो बने रहिए थिंक एस एकेडमी के साथ, द थिंक एस